अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मुल्क है जो इतना वास्ट और स्कैटर्ड है कि इस पर हुकूमत करना ऐसे है जैसे हाथों में पानी को थामने की कोशिश करना। एक जमीन जो 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स, 3 टाइम जोन्स और सैकड़ों कल्चर्स, लैंग्वेजेस और बिलीफ्स पर मुश्तमिल है। समुंदरों से जुदा लोगों को एक कौम के तौर पर कैसे जोड़ा जा सकता है? सैकड़ों शनाख्तों के दरमियान एक नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है? और आखिर क्या चीज है जो इस मुल्क को टूटने से बचाए रखती है? ये है इंडोनेशिया, दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल, कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग ममालिक में से एक, जहां रूल करना किसी मिरेकल से कम नहीं। ये सब समझने के लिए हमें वक्त के धारे में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इंडोनेशिया का वजूद भी नहीं था। ये दास्तान शुरू होती है ताकतवर आइलैंड किंगडम्स से, सदियों पहले, जब ये आइलैंड्स एक मुल्क नहीं बल्कि अलग अलग रियासतें थीं। यहाँ जिंदगी तिजारत और समंदरी ताल्लुकात के गिर्द घूमती थी। तकरीबन 1500 साल पहले इन जजीरों के लोग भारत और चीन से तिजारत करते थे, जहाँ स्पाइसीज, सोना और नए ख्यालात का तबादला होता था। पहला बड़ा एम्पायर श्री विजय ऑफ सुमत्रा 7वीं सदी में उभरा। उसने सी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल हासिल किया और एक ताकतवर बुद्धिस्ट हब बन गया। पूरे एशिया से स्कॉलर्स यहाँ आते थे। बाद में माजापाहित एम्पायर ने जावा आइलैंड पर उरूज हासिल किया। 13वीं और 14वीं सदी में ये आर्चिपेलागो का सबसे ताकतवर हिंदू किंगडम बन गया, जिसे आज भी इंडोनेशियाज गोल्डन एज कहा जाता है। ये सल्तनत अपने आर्ट, आर्किटेक्चर और अच्छी गवर्नेंस के लिए मशहूर थी। लेकिन कोई एम्पायर हमेशा कायम नहीं रहता। वक्त के साथ नए राइवल किंगडम्स उभरने लगे और जैसे जैसे तिजारत बढ़ी, इस्लाम ने भी इन जजायर में अपनी जगह बनाई। ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और सूफी मिशनरीज के जरिए ये मजहब पीसफुली फैला। मकामी रसूमात के साथ मिलकर इस्लाम ने एक मुनफरिद इंडोनेशी शनाख्त को जन्म दिया। ये वो वक्त था जब कॉलोनाइजेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1500 में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स यहाँ पहुंचे, पहले पोर्चुगीज और फिर डच, तो इन सब का मकसद एक ही था, स्पाइसेस। मलुकू आइलैंड्स, जिन्हें उस वक्त स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था, दुनिया की सबसे कीमती जमीन बन चुके थे। 1602 में ताकतवर जहाजों, तोपों और हद से बढ़ती लालच के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई। वक्त गुजरने के साथ इन्होंने अहम तिजारती बंदरगाहों पर कब्जा जमाया, मकामी आबादी को गुलाम बनाया और एक ऐसा जबर का निजाम कायम किया जो सदियों तक बरकरार रहा। 300 साल से ज्यादा अरसे तक डच ने इस खित्ते पर हुकूमत की, जिसे बाद में डच ईस्ट इंडीज कहा गया। उन्होंने जमीनों से कॉफी, चीनी और तंबाकू निकाला, मगर मकामी लोग भूख, गुर्बत और जुल्म में जिंदगी गुजार रहे थे। फिर भी इस सख्त हुक्मरानी के नीचे एक चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही थी, नेशनलिज्म की चिंगारी। एक एहसास कि ये सरजमीन, ये लोग और ये सकाफत किसी गैर के कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 और इसके साथ आज़ादी का मौका। 1942 में जापान ने इंडोनेशिया पर हमला किया और डच को निकाल बाहर किया। अगरचे जापानी कब्जा सख्त था, लेकिन इसी दौरान हालात बदलने लगे। इंडोनेशियाई लोगों को पहली बार इंतजामिया और फौजी तरबियत मिली, ऐसा तजुर्बा जो जल्द ही आज़ादी की जद्दोजहद में काम आया। 1945 में जापान की शिकस्त के बाद नेशनलिस्ट लीडर्स सुकर्नो और मोहम्मद हत्ता ने मौका देखा और 17 अगस्त 1945 को आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। आखिरकार 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव के बाद डच ने इंडोनेशिया की खुदमुख्तारी तस्लीम कर ली। मगर आज़ादी सिर्फ पहला कदम था, असल चैलेंज था यूनिटी। आज़ादी के बाद एक नया सवाल सामने आया, एक ऐसा मुल्क जो समंदरों में बिखरा हुआ है, इसे मुत्तहिद कैसे रखा जाए? इसका जवाब मिला एक नारे में, भिन्ने का तुंगल इका, जिसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जुमला नए मुल्क की रूह बन गया। जबान के मामले में भी एक अहम फैसला लिया गया। हुक्मरानों ने जावानीज जैसी बड़ी जबान के बजाय बहासा इंडोनेशिया को अपनाया, एक न्यूट्रल मले का रूप जो किसी एक नस्ल या इलाके को तरजीह नहीं देती थी। ये लिंग्विस्टिक ब्रिज इंडोनेशिया की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बन गया, जिसने कौम को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन फिर भी यूनिटी नाजुक थी। कुछ सूबे जैसे अचे, पापुआ और ईस्ट तिमोर
आज़ादी चाहते थे। आखिरकार ईस्ट तिमोर ने 2002 में अलहदगी इख्तियार कर ली, जबकि बाकी इलाके अब भी कभी कभार बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी लोग तो मुत्तहिद हो जाते हैं, मगर जमीन खुद बट जाती है। इंडोनेशिया की जियोग्राफी एक ही वक्त में हैरत अंगेज भी है और खतरनाक भी। ये मुल्क पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है, जहां 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज और जलजले मामूल की बात हैं। 1883 में क्राकाटोआ का फटना इतना ताकतवर था कि उसकी आवाज 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, और 2004 में सुमात्रा के साहिल के करीब आने वाले सुनामी ने पूरे एशिया में 2,30,000 से ज्यादा जानें ले लीं। आज भी कुदरती कुव्वतें हुकूमत के लिए मुसलसल आजमाइश हैं। ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल और समंदरी सतह के बढ़ने की वजह से मुल्क का दारुल हुकूमत जकार्ता हर साल तकरीबन 25 सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है। इसीलिए हुकूमत ने नया दारुल हुकूमत नुसांतारा बोर्नियो जजीरे पर बनाने का फैसला किया। ये एक एम्बिशियस और महंगा मंसूबा है, जिसका मकसद जकार्ता की ओवर क्राउडिंग कम करना और मुस्तकबिल के लिए तैयारी करना है। लेकिन साथ ही खदशात भी हैं, डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट और माहौल पर मुमकिना असरात। ये याद दिलाता है कि तरक्की हमेशा कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं होती। इंडोनेशिया पर हुकूमत करना दरअसल फासले पर हुकूमत करने के मुतरादिफ है। कई इलाके सिर्फ हवाई जहाज या कश्ती के जरिए पहुंचे जा सकते हैं, और पापुआ जैसे दूर दराज हिस्सों में सफर सिर्फ पैदल मुमकिन है। हाईवेज या रेलवेज बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इंटरनेट की रसाई भी महदूद है, जिसकी वजह से लाखों लोग डिजिटल एज में भी पीछे रह गए हैं। बड़ी सिटीज तरक्की कर चुकी हैं, मगर छोटे जज़ायर अब भी पीछे हैं। ये अदम तवाज़ुन बढ़ती हुई इनइक्वालिटी को जन्म देता है। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च किए हैं, मगर 17,000 जजीरों को आपस में जोड़ना अब भी एक ना खत्म होने वाला चैलेंज है। यूं इंडोनेशिया को गवर्न करना सिर्फ सियासी तौर पर मुश्किल नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी एक बड़ा इम्तिहान है। फिर भी इसी केओस के बीच छुपी है इंडोनेशिया की असल ताकत, उसकी डाइवर्सिटी। मुल्क में 1300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स और 700 ज़बानें मौजूद हैं, जिनमें जावानीज, सुंदनीज, बालिनीज, बताक और पापुअन्स शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है, मगर यहाँ क्रिश्चियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट्स और मकामी अकायद के मानने वाले भी बसते हैं। ये डाइवर्सिटी कभी इत्तेहाद लाती है, कभी इख्तिलाफ। अचे जैसे सूबे इस्लामी कानून के तहत चलते हैं, जबकि पापुआ आज़ादी का मुतालबा करता है। फिर भी मुल्क कायम है। इसकी बुनियाद पंचासिला पर है, जो 5 उसूलों पर मुश्तमिल है: खुदा पर ईमान, इत्तेहाद, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और इंसानियत। यही नजरिया इंडोनेशिया को एक रखता है। एक दहाइयों पर मुश्तमिल डिक्टेटरशिप के बाद 1998 में डेमोक्रेसी वापस आई। आज इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक है, जो आज़ादी और रिवाज के दरमियान तवाज़ुन कायम किए हुए है। मुल्क की इकॉनमी एशिया की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है, जिसे कुदरती वसाइल, इंडस्ट्री और यंग पॉपुलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी चैलेंजेस बाकी हैं, मगर तारीख ने यह साबित किया है कि इंडोनेशिया आसानी से नहीं टूटता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर मज़ीद मालूमात चाहते हैं। हम जल्द वापस आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।